वेलकम बैक गाइस। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद पूरे हार्डकोर माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2 वीडियो पहले मैंने अनलिमिटेड राइड गास्ट कलेक्ट करी थी और ऑनेस्टली जब मैंने उनकी क्वांटिटी देखी ना, मुझे एक थॉट आया, इनके लिए कुछ मेगा बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो का गोल सिंपल है, द बिगेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट रिडिकुलसली मेगा हैप्पी गास्ट स्टैचू एवर बिल्ट इन हार्डकोर माइनक्राफ्ट। और ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं होने वाला। मैं छोटा मोटा 10-20 ब्लॉक का डिज़ाइन नहीं बना रहा। हम बात कर रहे हैं माउंटेन साइज, क्लाउड टचिंग, पूरे वर्ल्ड को ओवरशैडो करने वाला हैप्पी गास्ट। इसके लिए मैंने प्लानिंग शुरू करी वीक्स पहले, मटेरियल्स गैदर किए, फार्म्स रन किए और ऑनेस्टली जितना टाइम और एफर्ट इसमें लगा है ना, बस इतना बोल सकता हूँ, माइनक्राफ्ट के डेव सोच रहे होंगे ये बंदा गेम खेल रहा है या आर्किटेक्चर डिग्री ले रहा है। और हाँ, एक वार्निंग, जब ये स्टैचू कंप्लीट हो जाएगा ना, आपका हार्डकोर वर्ल्ड का सेंस ऑफ स्केल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये गास लिटरली हैप्पी नहीं, ओवरली हैप्पी होने वाला है। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं मेगा हैप्पी गास्ट का सबसे बड़ा, सबसे ओवरपावर्ड टाइम टेकिंग बिल्ड। सो ये तो इंट्रो हो गई, अब एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं। इस हैप्पी गास्ट स्टैचू के लिए मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, अगर मैंने पहले प्रॉपर फार्म्स नहीं बनाए तो ये बिल्ड कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मटेरियल कलेक्शन पर जंप करता हूँ। इस स्टैचू का मेन स्ट्रक्चर मोस्टली स्नो ब्लॉक्स और वूल से बनने वाला है, और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में मैनुअली स्नो कलेक्ट करना हार्डकोर वर्ल्ड में बिल्कुल रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने पहले गोल सेट किया एक स्नो ब्लॉक फार्म बनाना। ये फार्म यूज़ करता है एक स्नो गोलम और साथ में एक ऑटो क्राफ्टर। ऑटो क्राफ्टर का काम सिंपल है, ये ऑटोमेटिकली मेरी इन्वेंट्री में शवर क्राफ्ट करता है, ताकि मुझे बार बार मैनुअल क्राफ्टिंग में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। फार्म कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा टेस्ट किया, और विद इन कुछ मिनट मुझे मिल गए ऑलमोस्ट 2 डबल चेस्ट ऑफ स्नो ब्लॉक। मैं गया अपने आयरन फार्म, आयरन ब्लॉक्स लिए और एक बीकन बनाया जो मुझे रीजनरेशन इफेक्ट दे सके। सब कुछ डबल चेक करने के बाद मैं AFK चला गया लगभग 2 घंटे के लिए। जब मैं वापस आया, मैंने सिस्टम फिक्स किया, ऑटो क्राफ्टिंग ऑन किया और फिर से AFK चला गया। और इस बार फाइनली स्नो ब्लॉक्स रेडी थे। स्नो ब्लॉक्स के बाद नेक्स्ट मेजर मटेरियल था मशरूम स्टेम। इसके लिए मैंने चूज़ किया एक TNT बेस्ड मशरूम फार्म जो ऑटोमेटिकली मशरूम माइन करता है। इस फार्म के साथ एक शल्कर लोडर भी अटैच्ड है। इसका मतलब मुझे स्नो फार्म जैसे जाइंट चेस्ट स्टोरेज बनाना नहीं पड़ेगा। फार्म के मटेरियल्स कलेक्ट करते वक्त मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग मिली, पोर्टजोल। पोर्टजोल ज़रूरी होता है क्योंकि मशरूम सिर्फ इसी ब्लॉक पे एनी लाइट लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। पोर्टजोल कलेक्ट करने के बाद मैं फाइनली फार्म बिल्ड करना शुरू करता हूँ। सच बोलूँ तो मैं रेडस्टोन एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए इस फार्म को बिल्ड करते टाइम मुझे हर स्टेप पर डबल चेक करना पड़ रहा था। बिल्ड स्लो था लेकिन केयरफुल था।
काफ़ी टाइम के बाद फार्म कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक चीज़ बची थी, AFK। और जैसे ही मैंने फार्म ऑन किया, मुझे तुरंत लगा कुछ सही नहीं हो रहा है। TNT फायर तो हो रहे थे, लेकिन मशरूम सही से ग्रो ही नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास मशरूम ही नहीं बचे थे अब। इस मोमेंट में मुझे क्लियर हो गया था, ये हैप्पी का स्टैचू सिर्फ एक बिल्ड नहीं है, ये है प्लानिंग, पेशेंस और हार्डकोर सर्वाइवल का रियल टेस्ट। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। मशरूम फार्म फेल होने के बाद मेरे पास बस एक ही चॉइस थी, या तो इस फार्म को चलाना पड़ेगा या फिर पूरा डिज़ाइन रीथिंक करना पड़ेगा। और रीथिंक का मतलब आवर्स का लॉस। और फ्रेश मशरूम कलेक्ट करना स्टार्ट किया। बोर्ड में यूज़ करके मैंने एक स्टैक से भी ज़्यादा मशरूम कलेक्ट किए और फिर वापस फार्म के पास आया। इस बार मुझे लगा सब सही चलेगा, पर फार्म फिर भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। इस पॉइंट पे मुझे समझ आ गया था प्रॉब्लम मशरूम की नहीं, प्रॉब्लम टाइमिंग की थी। फार्म का हॉपर क्लॉक बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा था, जिस वजह से मशरूम ग्रो नहीं हो रहे थे। इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, क्लॉक को स्लो किया, फिर थोड़ा और स्लो किया। सेम फार्म, सेम सेटअप, सिर्फ टाइमिंग चेंज हुई। काफ़ी ट्रायल्स के बाद फाइनली मुझे वो परफेक्ट स्पीड मिल गई जहाँ फार्म स्मूथली और एफिशिएंटली काम कर रहा था। और जैसे ही फार्म स्टेबल हुआ, मैंने एक और डिसीजन लिया, लॉन्ग AFK सेशन। फाइनली ये फार्म काम कर रहा था। इस मोमेंट पे मेरी लिस्ट के 2 मेजर आइटम्स कंप्लीट हो चुके थे, स्नो ब्लॉक्स और मशरूम स्टेम। और अब स्टैचू का आइडिया सिर्फ प्लान नहीं रहा, वो रियल लगने लगा। नेक्स्ट आइटम था टेराकोटा ब्लॉक्स, और सिर्फ एक कलर नहीं, मुझे चाहिए मल्टीपल कलर्स। इसका मतलब मुझे ढूंढना था एक मैसा बायोम। मुझे याद था जब मैंने पहले गॉड आर्मर और टूल्स बनाए थे, तब मैंने एक डेजर्ट का रूट देखा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया नेदर रूफ ट्रैवल यूज़ करने का। प्लान सिंपल था, मेसा बायोम ढूंढना, टेराकोटा माइन करना और वापस बेस आना। लेकिन माइनक्राफ्ट कभी प्लान फॉलो नहीं करता। रास्ते में मैं डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। एक शिपरेक मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार लगा बस ये लास्ट वाला, और हर शिपरेक के बाद एक और दिख जाता था। इस चक्कर में मैं मेसा बायोम से पहले काफ़ी दूर निकल गया। और फिर एक और सरप्राइज, रेयर मशरूम बायोम भी मिल गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे वर्ल्ड में रेयर चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक पिंक शीप कैप्चर्ड है, और अब ये बायोम। एक्सप्लोरेशन यहीं पे नहीं रुकी। मैंने मल्टीपल शिपरेक्स लूट किए, काफ़ी बड़े ट्रेजर मिले, और एक पॉइंट पे मुझे एक गॉड हॉर्न भी मिल गया।
कुछ शिपरेक्स तो बिल्कुल क्रेजी जगह पर थे, आइस माउंटेन्स के ऊपर, जैसे फिजिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। लूट तो इंसेन हो चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी आ गई। मेरे रॉकेट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे और मेरी लाइट्रा हाफ ड्यूरेबिलिटी से भी नीचे आ चुकी थी। और हार्डकोर में इतनी दूर से वॉक करके बेस जाना रिस्क लेना वर्थ नहीं था। इसलिए मैंने डिसाइड किया एक्सप्लोरेशन यहीं पे स्टॉप करने का और सीधा वापस बेस रिटर्न करने का। कभी कभी हार्डकोर में सबसे स्मार्ट मूव होता है पीछे हटना। बस बेस आते ही मैंने सारा लूट चेस्ट में डंप किया। टेराकोटा अभी भी पेंडिंग थी, लेकिन प्रोग्रेस रियल थी और यहीं से हैप्पी गार्ड स्टैचू प्रोजेक्ट मटेरियल ग्राइंडिंग से निकल के एक्चुअल बिल्ड फेज की तरफ मूव करने वाला था। लूट बेस पर डंप करने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल क्लियर था, टेराकोटा। हैप्पी गार्ड के लिए जो डिज़ाइन मैंने प्लान किया है वो नॉर्मल बिल्ड नहीं है। इसके लिए मुझे सिर्फ थोड़ा सा मटेरियल नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए थे शल्कर बॉक्सेस भरे हुए टेराकोटा से। और जब बात इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की हो तो सिर्फ एक ही जगह याद आती, मेसा बायो। मैंने सबसे पहले मल्टीपल स्टैक्स ऑफ रॉकेट्स क्राफ्ट किए, क्योंकि पता था ये जर्नी छोटी होने वाली नहीं है। फिर मैं निकला एक और लॉन्ग एक्सप्लोरेशन पर, जहाँ गोल बिल्कुल क्लियर था और डिस्ट्रैक्शंस के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। इस बार मैंने खुद से प्रॉमिस भी किया था, नो रैंडम एडवेंचर्स, नो अननेसेसरी फाइट्स, बस काम और सिर्फ काम। लेकिन ये माइनक्राफ्ट है, यहाँ चीज़ें कभी सिंपल होती नहीं। रास्ते में काफ़ी शिपरेक्स भी मिले और ऑनेस्टली उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता है। इस बार भी मैं पूरी तरह नहीं रुक पाया, लेकिन मैंने सिर्फ वही चीज़ें उठाई जो फ्यूचर के लिए एक्चुअली यूज़फुल थी, स्पेशली आर्मर ट्रिम्स। ये काफ़ी रेयर होते हैं और इन्हें डुप्लीकेट करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसलिए मैं सोच रहा था अभी ले लेता हूँ, बाद में काम आएगा। बाकी सब छोड़कर मैं फिर से अपने मेन गोल पर फोकस करने लगा। काफ़ी देर तक फ्लाई करने के बाद जब मुझे दूर से मेसा बायोम दिखाई दिया तो ऑनेस्टली थोड़ा रिलीफ मिला। वो ऑरेंज ऑर्डर टेरेन देखकर लग गया था कि हाँ, अब सही जगह आ गए हैं। मैंने तुरंत एक बीकन सेटअप किया और एक्टिवेट किया हेस्ट इफेक्ट। धीरे धीरे शल्कर बॉक्सेस भरते गए, 1, 2, 3 और फिर ऑलमोस्ट सारे फुल हो गए। काफ़ी देर बाद जब मैंने देखा कि इन्वेंट्री ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, तब लगा कि हाँ, अब यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है। जाने से पहले मैंने एक नेदर पोर्टल भी बना दिया, ताकि फ्यूचर में अगर दोबारा आना पड़े तो ट्रैवल इजी रहे। फिर मैं सीधा बेस की तरफ निकल पड़ा। बेस पहुँचते ही मैंने सारा टेराकोटा अनलोड किया। इस बिल्ड के लिए मुझे लगभग 1 लाख वूल ब्लॉक्स चाहिए थे। हाँ, पूरे 1 लाख। बट लकीली मेरा वूल फार्म पहले से बना हुआ है। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा सपोर्ट ज़रूर दिखाना, लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटेंस पार्ट होने वाला है। पहले डाइज रेडी करते हैं, फिर क्राफ्टिंग पे फोकस करेंगे। पिंक डाई के लिए मैंने एक सिंपल सा पिंक डाई फार्म बनाया। कोई फैंसी रेडस्टोन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं, बस एफिशिएंट और रिलायबल। ब्राउन डाई के लिए मैं नियर बाई जंगल गया कोकोआ बीन्स कलेक्ट करने। दोनों फार्म्स का एक ही एडवांटेज था,
मिनिमल आइटम्स, मिनिमल एफर्ट। थोड़ा सा एफके करने के बाद जब मैंने इन्वेंट्री चेक की तो वहाँ स्टैक्स से स्टैक्स पिंक और ब्राउन डाई पड़ी थी। उस मोमेंट पे लगा कि फाइनली चीज़ें थोड़ी स्मूथ चल रही हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्लियर था, पिंक और ब्राउन टेराकोटा क्राफ्ट करना। इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा शल्कर बॉक्सेस लिए, इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज की और फिर से निकल पड़ा नेदर रूफ के थ्रू मेसा बायोम में। और यहीं पे एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि तुम सोच रहे होगे कि टेराकोटा तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुकी थी, फिर वापस क्यों जा रहा है। तो आंसर थोड़ा पेनफुल है। मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। विदाउट डबल चेक करे मैंने सारी टेराकोटा को ब्राउन टेराकोटा में क्राफ्ट कर दिया। पिंक के लिए कुछ भी बचा नहीं, सियान के लिए भी नहीं बचा। जब रियलाइज़ हुआ तो एक सेकंड के लिए सिर्फ स्क्रीन को देखते रह गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, दोबारा माइनिंग, सेम बायोम, सेम ब्लॉक्स, सेम ग्राइंड। मेसा वापस पहुंचकर मैंने फिर से बीकन सेटअप किया और हेस्ट एक्टिवेट किया। माइनिंग स्टार्ट तो हो गई थी और शुरू के कुछ मिनट्स तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं एक्स्ट्रा पिकैक्सेस लाना तो भूल गया हूँ। जब एक और ब्लॉक तोड़ते ही पिकैक्स सिंपली गायब हो गई। मेरी पहली नेदराइट पिकैक्स इस हार्डकोर वर्ल्ड की। वो पिकैक्स सिर्फ एक टूल नहीं थी, वो आवर्स ऑफ नेदर ग्राइंड का रिजल्ट थी। एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग, लावा रिस्क और एंडलेस पेशेंस। गॉड आर्मर वीडियो में मैं अपना ऑलमोस्ट पूरा आर्मर लूज कर चुका था, सिर्फ चेस्ट प्रेस बची थी और अब ये पिकैक्स भी चली गई। बेस पहुंचकर मैंने पहले थोड़ा इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज किया, फिर नेक्स्ट डाई था ब्लैक डाई। इंक सेट्स कलेक्ट किए और फाइनली सारी रिक्वायर्ड टेराकोटा कलर्स में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट मटेरियल था वूल। टोटल काउंट लगभग 1 लाख वूल ब्लॉक, जिसमें से 70,000 से ज़्यादा तो वाइट वूल थे और बाकी डिफरेंट कलर वूल। यहीं पे समझ आता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आवर्स का नहीं है, ये डेज का ग्राइंड है। और यही मेन रीज़न है इस वीडियो के डिले का। वाइट वूल के लिए मुझे चाहिए था बहुत ज़्यादा वाइट डाई। मैंने पहले विद स्केलेटन फार्म का ऑप्शन देखा, लेकिन वो स्केल के लिए काफ़ी स्लो था। इसलिए मैंने प्लान बनाया एक मॉब फार्म का। इसका फ़ायदा ये था कि एक ही फार्म से मल्टीपल रिसोर्सेज मिल सकते थे। बोन्स वाइट डाई के लिए, स्ट्रिंग्स जो डायरेक्ट वाइट वूल में क्राफ्ट कर सकते हैं। ग्राइंड थोड़ा ऑप्टिमाइज हो सकता था, लेकिन इस पॉइंट पे मैं ऑनेस्टली थक चुका था और ऊपर से एक और प्रॉब्लम आ गई थी, रॉकेट्स ऑलमोस्ट ख़त्म। इसलिए मुझे पहले गास्टियर फार्म और क्रीपर फार्म पे एफके करना पड़ा, सिर्फ रॉकेट्स के लिए।
उसके बाद मैं नेदर गया बोन ब्लॉक सेलेक्ट करने, बोन मील और वाइट डाई के लिए। बोन मिल फार्म भी ट्राई किया, लेकिन बीच में ही फार्म ब्रेक हो गया। फिक्स करने के बाद फिर AFK किया, लेकिन आउटपुट अभी भी काफ़ी स्लो था। फिर बात रियलाइज़ हुआ कि इस स्केल के बिल्ड के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं करते। चाहे कितना भी एग्जॉस्टिंग हो, मुझे प्रॉपर मॉब फार्म बिल्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हैप्पी गार्ड स्टैचू सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है और इस प्रोजेक्ट का सबसे लॉन्ग फेज अब शुरू होने वाला है। फाइनली मॉब फार्म कंप्लीट होने के बाद मैंने थोड़ा AFK किया, और ऑनेस्टली मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये फार्म इतना इंसेन निकलेगा। सिर्फ थोड़ी देर में स्टैक्स ऑफ गन पाउडर, स्टैक्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इवन स्टैक्स ऑफ बोन ब्लॉक्स। इस फार्म की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये ऑटोग्राफ्टर यूज़ करता है, जो बोन्स को ऑटोमेटिकली बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। मैंने लगभग 1 घंटे के लिए AFK किया, और जब वापस आया तो मेरे पास इतने बोन ब्लॉक्स थे कि उन्हें डायरेक्टली वाइट डाई में कन्वर्ट करके सारी वूल वाइट वूल में कन्वर्ट हो सकती है। फिर वही ग्राइंड शुरू हुआ, बेस गया, सारी वूल को वाइट वूल में कन्वर्ट किया, फिर AFK, फिर बेस, गन पाउडर, स्ट्रिंग,
बोन ब्लॉक्स, ये लूप काफ़ी देर तक चलता रहा। ऑनेस्टली ये काम इफेक्टिव था, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रिस्क लिया जाए और ग्राइंड को थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जाए। और तब मेरे दिमाग में आइडिया आया एंशिएंट सिटी। हाँ, मैं वूल कलेक्ट करने एंशिएंट सिटी जाने वाला था। मैंने जल्दी से शेयर्स क्राफ्ट करे और बिना टाइम वेस्ट किए एंशिएंट सिटी के अंदर चला गया। मैं क्वाइटली वूल कलेक्ट करता रहा, लेकिन इस प्रोसेस में मल्टीपल वार्डन्स भी स्पॉन हो गए। मैं उनसे फाइट तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अभी भी सिर्फ डायमंड आर्मर पर ही हूँ। इसलिए पूरा फोकस किया स्टेल्थ, पेशेंस और सर्वाइवल पर। थोड़ी टेंशन के साथ लेकिन सेफली मैंने लगभग 7 स्टैक्स ऑफ वूल कलेक्ट करे, साथ ही कुछ डायमंड और भी मिल गए। उसके बाद मैं बिना और रिस्क लिए सीधा बेस वापस आ गया। बेस आकर सारी वूल को वाइट वूल में कन्वर्ट किया, डायमंड और चेस्ट में डंप करे और फिर रियलाइज़ हुआ वूल का काम फाइनली प्रोग्रेस पे आ रहा है। अब एक क्विक ट्रांजिशन के साथ मैं सीधा यहाँ आ चुका हूँ। सारे मटेरियल्स फाइनली कलेक्ट हो चुके हैं और मैं उन्हें बिल्ड लोकेशन पे मूव कर रहा हूँ, क्योंकि अब फाइनली टाइम आ गया है हैप्पी कास्ट को बिल्ड करने का। ऑनेस्टली डेज का ग्राइंड था ये, मटेरियल्स कलेक्शन, फार्म्स, AFK सेशंस, मिस्टेक्स, सब कुछ के बाद ये मोमेंट काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। ये प्रोजेक्ट अब तक का मेरा सबसे बड़ा बिल्ड है इस हार्डकोर वर्ल्ड में। और यहाँ एक चीज़ क्लियरली बोलनी पड़ेगी, लाइट मैटी का ईजी प्लेस मोड ने इस बिल्ड को पॉसिबल बना दिया। अगर लाइफ मैटिका नहीं होता तो ये वीडियो शायद और भी ज़्यादा डिले हो जाता। इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्योर सर्वाइवल में एक्यूरेटली बिल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अब सब सेट है और टेंशन मत लो। इस हार्डकोर वर्ल्ड के लिए मेरे पास और भी काफ़ी क्रेजी प्रोजेक्ट्स प्लान है, जो ऑनेस्टली इस बिल्ड से भी ज़्यादा फन होने वाले हैं। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मेरी तरफ से भी, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते ही मैं अपनी हार्डकोर वर्ल्ड का वर्ल्ड फाइल रिलीज़ करूँगा, ताकि तुम लोग भी इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सको। लेकिन फ़िलहाल फोकस सिर्फ एक चीज़ पर है, हैप्पी कास्ट। इसे बिल्ड करने में मुझे लिटरली डेज लग गए, लेकिन अब तुम लोग सिर्फ प्योर टाइमलेस का मज़ा लो। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग।
तो चलो यार, ऑलमोस्ट आधा बिल्ड तो तुम पहले ही देख चुके हो। अब सीधा फिनिश पे आते हैं, क्योंकि सेम टाइम लैप्स को बार बार देखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। और अब फाइनली ये बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। ऑनेस्टली भाई, ये सिर्फ एक माइनक्राफ्ट स्टैचू नहीं है, ये मेरी 1 महीने से भी ज़्यादा की मेहनत का रिजल्ट है। सोचो एक बार, कितने फार्म्स बनाए, कितने दिन सिर्फ एएफके रहा, कितनी बार प्लान्स भी चेंज हुए, और कितनी बार लगा ये प्रोजेक्ट शायद ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस स्टैचू को देख रहा हूँ, तो लगता है सारी मेहनत वर्थ इट थी। इस स्टैचू का साइज एक बार ध्यान से देखो, कैमरा चाहे जितना जूम आउट कर लो, ये पूरा फ्रेम भी फिल कर देता है। जेन्युइनली लगता है हार्डकोर माइनक्राफ्ट में इतना बड़ा हैप्पी का स्टैचू अब तक किसी ने नहीं बनाया होगा। और कंपैरिजन के लिए, याद है मैंने पहले टेक्नोब्लेड स्टैचू भी बनाया था, उसको थोड़ा पास लाकर देखो, इस हैप्पी कास्ट के सामने वो लिटरली छोटा लगता है। और वही मोमेंट होता है जब रियलाइज़ होता है कि इस हार्डकोर वर्ल्ड ने कितना इवॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, ये था मेरा सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस बिल्ड इस वर्ल्ड में। अब मैं ऑनेस्टली जानना चाहता हूँ, तुम लोगों को ये बिल्ड कैसा लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत, प्लानिंग और पैशन फील हुई हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इट जेन्युइनली हेल्प्स अ लॉट। और एक लास्ट चीज़ जो शायद तुमने नोटिस की हो, तुम्हें याद होगा मैंने पहले ड्राइड घास कलेक्ट किए थे। तो कमेंट्स में लिखो, कौन चाहता है अपने नाम का हैप्पी घास्ट इस हार्डकोर वर्ल्ड में। नेक्स्ट एपिसोड में शायद तुम्हारा नाम भी इस वर्ल्ड का पार्ट बन जाए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और ट्रस्ट मी, इस वर्ल्ड का सबसे क्रेजी फेज अभी स्टार्ट हुआ है।